गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 चैप्टर 12 सेशन फर्स्ट अपन शुरू कर रहे हैं। पाठकों में जनन। जनन किसको कहते हैं और जनन क्यों आवश्यक होता है, इसके ऊपर अपन डिस्कशंस करें। तो जनन अपने माता पिता के समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। माता पिता के समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर अपन डिस्कशंस करें। या क्यों जनन क्रिया होती है, इसके ऊपर अगर अपन डिस्कशंस करें तो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना या अपने समान संतति को आगे बढ़ाना ताकि उसका वर्चस्व जो है वो बना रहे, इस कारण से जनन की प्रक्रिया आवश्यक होती है। और माता पिता के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न होने की प्रक्रिया आपके रिप्रोडक्शन या जनन कहलाती है। आपने देखा होगा कि मानव का बच्चा जो होता है वो मानव के समान दिखाई देता है, गाय का बच्चा गाय के समान दिखाई देता है, भैंस के बच्चा भैंस के समान दिखाई देता है। यानी कि माता पिता से समान संतति उत्पन्न होने की प्रक्रिया जो होती है वो आपकी जनन क्रिया कहलाती है। और अपनी पीढ़ी के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए जनन प्रक्रिया आवश्यक होती है। सामान्यतया जनन जो है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर क्या होता है? अलैंगिक जनन जो होता है वो आपके केवल एक ही युग्मक के द्वारा नई संतति का बनना या बीज को छोड़कर पादप के अन्य भागों के द्वारा नए संतति का बनना जो होता है वो आपके अलैंगिक जनन कहलाता है। इसके विपरीत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो आपका लैंगिक जनन जो होता है उसमें नर व मादा दोनों युग्मक मिलकर संतान उत्पत्ति करते हैं या बीज की सहायता से नवीन पादप का बनना जो है वो आपका लैंगिक जनन कहलाता है। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां अपन डिस्कशंस करेंगे। कायिक प्रवर्धन, कलम रोपण, कायिक कलिकाएं, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण, ये जो विधियां हैं ये आपके अलैंगिक जनन की विधि। इसमें प्रथम अगर शुरू करें फर्स्ट अपन कायिक प्रवर्धन, पादप के कायिक अंगों से नए पादप का बनना। कायिक अंग किसको कहते हैं? तो जड़, तना, पत्ती, कलिकाएं, ये सारी जो होती है वो आपके पादप के कायिक अंग कहलाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं इसको। और इसके द्वारा नई पादप का बनना, बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप देखें अगर कि किस प्रकार से पादप के कायिक अंगों से नई संतति का विकास होता है। आप मनी प्लांट की पत्ती ले रहे हैं और आप उसको कहीं पर बो रहे हैं तो नया मनी प्लांट बन जाता है। इसी प्रकार से आप पौधे के किसी भी कायिक भाग से अगर आप गन्ने का रोपण करते हैं तो उसके पर्व संधि के टुकड़े करके अगर आप उसको बोएंगे तो नया गन्ना बन जाता है। यानी कि पादप के कायिक अंगों से अगर अपन नया पादप बना सकते हैं तो वो आपका कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत आएगा। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, कलम रोपण। सामान्यतया गुलाब का पौधा आपने देखा होगा कलम की सहायता से उगाया जाता है। कलम किसको कहते हैं? तो पादप में पर्व संधि दो प्रकार के भाग पाए जाते हैं। अगर अपन देखें किसी का तना, तो इस प्रकार का अगर गन्ने का स्ट्रक्चर्स देखें तो ये आपका पर्व है ये वाला, और ये आपकी जो है पर्व संधियां है। तो पर्व संधि या तने के टुकड़े के द्वारा अगर अपन नया पादप बना रहे हैं तो वो आपका कलम रोपण कहलाएगा। इस प्रकार से कलम के यहाँ पर कलिकाएं निकलती है और इसको अगर अपन तिकोना काट के या तिरछा काट के अगर अपन फेवरेबल कंडीशंस में उगाए तो आपका नया गुलाब बन सकता है। और इस कायिक प्रवर्धन के कारण ही या कलम रोपण के कारण ही अपन एक ही गुलाब पर बहुत सारे रंगों के गुलाब को क्या कर सकते हैं? उगा सकते हैं। थर्ड है आपकी कायिक कलिकाएं। पत्तियों के कक्ष से जो कलिकाएं होती है उसके द्वारा अगर नया पादप बनता है तो वो आपका कायिक कलिकाएं कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आलू, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में आलू को अगर अपन पड़ा रखते हैं तो उसके ऊपर सफेद सफेद कलर की स्ट्रक्चर या कलिकाएं बनती है जिसको अपन आलू की आंख कहते हैं। यदि उसको अगर अपन तोड़कर भूमि में बोए तो नया आलू बन जाता है। तो कायिक कलिकाओं की सहायता से आप इस प्रकार से नई संतति प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आलू की आंख, ब्रायोफिलम की पत्ती। ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है, पत्थर चट्टा जिसको कहते हैं, इसके पत्ती के किनारों की ओर कुछ पत्ती के समान कलिकाएं विकसित होती है। जब यह कलिका नीचे गिरती है और फेवरेबल कंडीशंस मिलती है, इसको अनुकूलित परिस्थितियां मिलती है तो ब्रायोफिलम की पत्ती नया पादप बनाती है। इसी प्रकार डहेलिया या शकरकंद की जड़ें जो है वो भी आपके इसी प्रवर्धन की सहायता से नवीन पादप उगा सकती है। साथ ही आप देखो अदरक की जड़ें या हल्दी की जड़ें गांठ के रूप में जो तंतु या रेशे निकलते हैं उसको अगर अपन जमीन में बोए तो वो भी आपके नया अदरक और नई हल्दी को विकसित कर सकता है। नेक्स्ट है आपके मुकुलन। मुकुलन का जनन में क्या होता है? पादप के शरीर पर एक उभार बनता है जिसको अपन मुकुल कहते हैं और उस मुकुल की सहायता से नवीन पादप का बनना जो है वो आपके मुकुलन कहलाता
एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो यीस्ट और हाइड्रा, मैंने यहाँ पे आपके यीस्ट का डायग्राम बनाया है कि किस प्रकार से यीस्ट के शरीर पर एक उभार बनता है। ये उभार धीरे धीरे विभाजित होकर बहुत सारे उभार बनाता है और प्रत्येक उभार टूटकर या गिरकर नवीन पादप का निर्माण करता है। इसी प्रकार अगर अपन हाइड्रा में जनन को देखना चाहते हैं तो हाइड्रा में जनन भी आप देखो, हाइड्रा के शरीर पर कुछ विशेष प्रकार का उभार बनता है। ये उभार जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता होता बड़ा बनता है और अंत में हाइड्रा के शरीर के समान ही विकसित होता है और जब ये टूटकर अलग हो जाता है तो आपके नया हाइड्रा बनाता है। तो मुकुल के द्वारा जनन जो है वो आपका यीस्ट और हाइड्रा में होता है। खंडन, पादप के शरीर के एक से अधिक खंड का टूटना और उससे नवीन पादप का बनना जो है वो आपके खंडन विधि के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो शैवाल जितने भी है, फॉर एग्जाम्पल स्पाइरोगाइरा, शैवाल की अगर अपन बात करें, हम जनरली तालाबों के किनारे जाते तो पैर स्लिप हो जाते हैं, वहां पर काई जमी होती है जिसको अपन एल्गी या शैवाल कहा जाता है। उनका पादप शरीर पानी के झटके से या किसी दीवार से या किसी चोट से जितने टुकड़ों में खंडित हो जाता है, प्रत्येक टुकड़ा जो है वो नवीन शैवाल का निर्माण करता है। मैंने यहाँ पे स्पाइरोगाइरा की एक पत्ती बनाई है, यह पत्ती जो है जितने टुकड़ों में टूटेगी नया स्पाइरोगाइरा बनाएगी। खंडन जो है वो आपके अगर जीवों में देखें तो प्लाज्मोडियम के अंदर भी खंडन की प्रक्रिया होती है। अमीबा के अंदर द्विखंडन होता है, यानी अमीबा का एक शरीर जो है वो दो खंडों में विभक्त होकर नया अमीबा बनता है। इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है, मल्टी सेगमेंटेशन जिसको कहते हैं। प्रत्येक खंड जो है वो नया प्लाज्मोडियम बनाता है। बीजाणु निर्माण, ये सामान्यतः कवक में पाई जाने वाली जनन प्रक्रिया है राइजोपस में। इसके अंदर शरीर पर एक बीजाणुधानी डेवलप होती है गोलाकार गेंद के समान, और इसका बाहरी आवरण जो होता है वो सुरक्षात्मक आवरण होता है। जब ये बीजाणुधानी फट जाती है तो बहुत सारे स्पोर्स या बीजाणु बाहर की ओर गिरते हैं, हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जहां पर उसको अनुकूलित परिस्थिति मिलती है वहां पर ये जनन प्रक्रिया करके नया पादप विकसित करते हैं। इस प्रकार से अपन ने कायिक जनन की विधियों के बारे में या अलैंगिक जनन की विधियों के बारे में पढ़ा। अब अपन शुरू कर रहे हैं लैंगिक जनन। मैंने पहले ही आपको बताया था नर व मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं और उसके द्वारा अगर नवीन संतति बनती है तो वो आपके लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है, यानी कि बीज से नया पादप का बनना जनरली आपके लैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। और पौधों का क्वेश्चन आता है कि पौधा का लैंगिक अंग कौन सा है, तो आप लिखेंगे पुष्प। पुष्प जो है वो पौधों का लैंगिक अंग कहलाता है और इसकी सहायता से ही लैंगिक जनन होता है। अब अपन देखें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, उससे पहले अपन इसके लैंगिक अंगों के बारे में डिस्कशन करें। तो ये मैंने पुष्प का चित्र बनाया, आप लोगों ने 6 में पढ़ा भी है, पुष्पासन, पुष्पवृंत पुष्पासन, ये आपके स्त्री केसर, ये आपके दल पुंज और ये आपके पुंकेसर। तो पादप के दो भाग जो होते हैं वो जनन भाग होते हैं पुष्प के। पहला अपन देख रहे हैं स्त्री केसर जो है वो मादा जनन तंत्र को बनाता है और पुंकेसर जो है वो आपके नर जनन तंत्र को बनाता है। डायग्राम अगर अपन देखें तो पुंकेसर जो होता है वो दो भागों में विभक्त होता है, एक भाग तंतु होता है और एक ऊपर वाला भाग परागकोश होता है। इसके अंदर परागकण पाए जाते हैं। ये पोलन ग्रेड जो होते हैं वो नर युग्मक का कार्य करते हैं, यानी कि मेल गैमेट जो है वो कौन है, परागकण। इसी प्रकार स्त्री केसर जो है वो देखो सबसे ऊपर का भाग वर्तिका, बीज का फूला हुआ भाग, उसके पहले एक छोटी सी नेक बन रही, दिस वन इज वर्तिका, फूला हुआ भाग अंडाशय और इस अंडाशय के अंदर बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं या स्पोर्स पाए जाते हैं। ये बीजांड जो है वो आपके मादा जनन अंग की भांति कार्य करता है। तो नर युग्मक कौन है, परागकण, और मादा युग्मक कौन है, बीजांड। इसके ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आता है। अब अपन देखें एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं, ऐसे पुष्प जिसमें केवल एक लैंगिक अंग उपस्थित हो, या तो उसमें पुंकेसर होगा या उसमें स्त्री केसर होगा। ऐसे पादप जो है वो आपके एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो पपीता, मक्का, ककड़ी इत्यादि। द्विलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिसमें दोनों जनन अंग उपस्थित हो, यानी कि स्त्री केसर भी हो और पुंकेसर भी उपस्थित हो, ऐसा पुष्प जो है वो आपका द्विलिंगी पुष्प कहलाता है। एग्जाम्पल सरसों, गुलाब, पिटूनिया आदि। अब परागण किसको कहते हैं, हम कह रहे हैं कि नर और मादा युग्मक का संयोजन होने से लैंगिक जनन होता है, उसके लिए परागण होना आवश्यक है। परागण क्या होता है, परागकणों का वर्तिका के ऊपर स्थानांतरित होना, यानी कि किसी भी पुष्प के जो परागकण है वो वर्तिका में यानी कि स्त्री केसर के टॉप भाग पर कैसे जाएंगे,
लेकिन उसी जाति के दूसरे पुष्प की स्त्री केसर पर जाए, देखिए इस पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के उसी जाति का, यानी कि गुलाब के अगर परागकण है तो गुलाब के स्त्री केसर पर जाएंगे तो ही उनमें निषेचन की प्रक्रिया होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो एक ही जाति के दो पुष्प जिसके एक के परागकण दूसरे के स्त्री केसर या वर्तिकाग्र पर जाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? पर परागण कहलाती है। परागण की प्रक्रिया, स्त्री केसर के ऊपर आपके परागकण आ गया, उसके बाद जो प्रक्रिया होती है उसको फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। नर व मादा युग्मक के युग्मनन का जो प्रक्रम होता है, प्रोसेस होता है, उसको अपन निषेचन कहते हैं। और निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात आपके क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जिसको अपन युग्मनज कहते हैं। और इसी युग्मनज में निरंतर विभाजन से आपके भ्रूण का विकास या डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। तो नर व मादा युग्मक के संयोजन से बनने वाली संरचना जिसको अपन जाइगोट कहते हैं और इसी से भ्रूण निर्माण होता है। निषेचन की प्रक्रिया में अगर अपन देखें, देखिए स्त्री केसर के ऊपर आपके परागकण आके गिरा, ये परागकण को जब अनुकूलित परिस्थितियां मिलेगी तो वो अंकुरित होगा और एक पराग नली का निर्माण करेगा। इस पराग नली से इसका नर युग्मक का जो केंद्रक होगा वो अंडाशय में अंड कोशिका के अंदर जो अंडाणु होगा जिसको अपन ने बीजांड कहा था, उसके साथ में संयोग करेगा, युग्मनज की निर्माण होगा और ये युग्मनज डेवलप होकर आपके किसका निर्माण करेगा? भ्रूण का निर्माण करेगा। इतनी सारी प्रक्रिया होने के पश्चात जो अंडाशय होता है, ये वाला अंडाशय फूला हुआ भाग, ये आपके फल में परिवर्तित हो जाता है और जो बीजांड होता है वो आपका बीज में परिवर्तित हो जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात डेवलपिंग होता भ्रूण जो होता है वो आपके अंडाशय फल में और बीजांड जो है वो बीज में विकसित होते हैं। यहाँ पर अगर एप्पल का एग्जांपल ले तो एप्पल का जो गूदेदार भाग है वो आपका अंडाशय है और बीज जो दिख रहे हैं वो आपका कौन सा है? बीजांड वाला भाग होता है। फल जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, कुछ रसीले फल होते हैं जैसे कि आम, संतरा, और कुछ कठोर फल होते हैं जैसे कि बादाम, अखरोट, काजू इत्यादि। इसके पश्चात आपके पूर्ण रूप से बीज का निर्माण हो गया और बीज जो है वो अपने आप में एक नवीन पादप को इंडिकेट करता है। जैसे ही बीज को कोई फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी, अनुकूलित परिस्थितियां मिलेगी, जल मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, वायु मिलेगी और वो बीज जो है वो नवीन पादप को ग्रो करेगा या नवीन पादप में रूपांतरित होगा। लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? बीज का या फलों का अलग अलग स्थानों पर जाना और उगना आपका क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन जो है वो पानी के द्वारा भी हो सकता है, प्रकीर्णन हवा के द्वारा भी हो सकता है, जंतुओं के द्वारा भी हो सकता है। प्रकीर्णन आपके यानी कि पवन, जल और जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णन हो सकता है। एग्जाम्पल अगर अपन देखें तो सहजन और मैपिल के जो पौधे होते हैं उसमें पंख युक्त बीज पाए जाते हैं। जैसे ही उसको हल्की सी हवा मिलती है वो पंखों की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जहां गिरेंगे वहां पर नवीन पादप बनाएंगे। आप लोगों ने धतूरे आंकड़े का देखा हो, ऐसा व्हाइट कलर का स्पॉट्स बनता है, ये एक बीज होता है, ऐसे व्हाइट कलर के बहुत सारे रेशेस निकले होते हैं जिसको अपन फूंक दे के उड़ा के खेलते भी हैं। ये भी आपका क्या है? एक प्रकार का प्रकीर्णन का ही उदाहरण है। इसी प्रकार रोग युक्त बीज, सूरजमुखी और घास के बीज जो होते हैं वो हल्के होते हैं, वो भी हवा की सहायता से उड़ते हैं। कुछ ऐसे बीज होते हैं जो नारियल, जैसे अगर एग्जांपल देखें तो ये जल के द्वारा इनमें प्रकीर्णन होता है क्योंकि इसके लिए कठोर आवरण का होना आवश्यक है और नारियल का प्रकीर्णन जो होता है वो सामान्यतः जल की सहायता से होता है। इसी प्रकार यूरेना और ज़ैंथियम, जितने भी कैक्टस होते हैं, कांटे होते हैं, वो आपने देखा होगा जंतुओं के शरीर पर बालों में चिपक जाते हैं और जहां कहीं भी जंतु नीचे बैठते हैं वो अगर वहां पर गिर जाता है तो नवीन पादप को जन्म देता है। और कुछ ऐसे पादप होते हैं जिसमें स्वतः ही प्रस्फुटन हो जाता है और वो बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर गिरते हैं और नवीन पादप बनाते हैं। एग्जाम्पल है आपका एरेट और बॉल्सम, जिसमें स्वतः प्रस्फुटन के द्वारा प्रकीर्णन की क्रिया होती है। इस प्रकार से प्रकीर्णन किस तरह से होता है, लेकिन प्रकीर्णन क्यों आवश्यक है? तो प्रकीर्णन होने से क्या होगा? एक तो एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के पादप डेवलप नहीं होंगे, दूसरा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर वो जा रहा है तो नई कंडीशंस में अपने आप को ग्रो करे, इसके लिए उसमें कुछ विकसित होगा, डेवलपमेंट होगा, एडेप्टेशंस होगा। तीसरा, अगर एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे उग रहे हैं तो उसमें खाने को लेकर, सूर्य के प्रकाश को लेकर या खनिज तत्वों या पोषक तत्वों को लेकर आपस में बहुत सारी प्रतिस्पर्धा या कॉम्पिटिशंस होगा। तो प्रकीर्णन होने से दूर दूर स्थानों पर अगर फल और बीज जाते हैं
तो ये प्रतिस्पर्धा जो है या ये जो कंपटीशन है वो उनमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपके क्वेश्चन बनता है कि प्रकीर्णन क्यों आवश्यक है, तो आपको ये 3 बातें अपने आंसर के अंदर लिखनी है। तो आज के अपने इस चैप्टर में अपन ने जनन की परिभाषा, लैंगिक जनन की विधियां, अलैंगिक जनन की विधियां और बहुत सारी डेफिनेशंस के ऊपर अपन ने फोकस किया। डेफिनेशंस आपके इसमें से बनती है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर कीजिए, एक लिंगी और द्विलिंगी में अंतर कीजिए, स्वपरागण और परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए, प्रकीर्णन किसे कहते हैं, प्रकीर्णन क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर डिस्कशंस कीजिए। तो मैंने डायग्रामेटिक तौर पर आपको लगभग पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आज के इस सेशंस में अपन ने पादप के जनन के ऊपर डिस्कशंस किया। नेक्स्ट चैप्टर अपन नया सेशंस नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करेंगे। थैंक यू।